हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्टनरशिप में सबसे फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, तो चलिए पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप, और इसके लिए हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्या फंडामेंटल्स है उसको देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट आता है मीनिंग। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। भाई पार्टनरशिप होती क्या है? तो पार्टनरशिप को समझने के लिए आपको सबसे पहले यहां पर एक एक्ट दिया हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये जो एक्ट है ना, ये पार्टनरशिप के ऊपर लगता है। तो जहां पर भी पार्टनरशिप का नाम आता है तो वहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है। तो ये एक्ट हमें बताता है, और इसका सेक्शन नंबर 4 हमें बताता है इसकी डेफिनेशन कि भाई ये चीज है क्या, पार्टनरशिप नाम की चीज क्या है। तो सेक्शन नंबर 4 बताता है हमें। तो सेक्शन नंबर 4 क्या कह रहा है इस एक्ट का मतलब ये कानून। ठीक है, जैसे कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 लगता है, ऐसे पार्टनरशिप के ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है। ओके, ठीक है। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या दे रखी है सेक्शन नंबर 4 के अंदर? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन? सोशल रिलेशन या बिजनेस रिलेशन? बिजनेस रिलेशन, क्योंकि हम बिजनेस के बारे में अकाउंटिंग सीख रहे हैं, है ना। पार्टनरशिप इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। जो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जैसे कंपनीज होती हैं, ऐसे कैसे पार्टनरशिप भी होती है। आपने क्लास 11th के अंदर पढ़ा होगा अच्छे से, बिजनेस स्टडी के अंदर। ठीक है, सो पार्टनरशिप के अंदर क्या है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अच्छा ठीक है, रिलेशन है, लेकिन किसके बीच? बिटवीन पर्सन्स, लोगों के बीच का रिलेशन है। जैसे आप और आपके फ्रेंड, तो आप लोगों के बीच में क्या है? फ्रेंडशिप। तो ये फ्रेंडशिप क्या पार्टनरशिप है? नहीं, क्योंकि वो जो रिलेशन है वो बिजनेस रिलेशन नहीं है। आपके और आपके फ्रेंड के बीच में जो रिलेशन है वो सोशल रिलेशन है। जैसे एक लाइफ पार्टनर भी होते हैं, स्पाउस जिसको बोलते हैं, है ना, लाइफ पार्टनर यानी कि हस्बैंड और वाइफ। तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो कौन सा है? वो रिलेशन सोशल है, लेकिन हम यहाँ पर बिजनेस रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो देखिए, अब पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। पार्टनरशिप इज द रिलेशन, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स। ओके, पर्सन के बीच का रिलेशन है। अब रिलेशन तो बहुत तरह का होता है, फ्रेंडशिप का भी होता है ना, और हस्बैंड वाइफ का भी होता है, लेकिन कौन सा वाला? हु हैव एग्रीड टू, जो लोग एग्री हुए हैं, सहमत हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स। अब प्रॉफिट का मामला कहां आता है? किसी बिजनेस के अंदर। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप जो है वो लोगों के बीच का रिलेशन है, और ये रिलेशन क्या काम आता है? किसी भी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में शेयर करने का। ओके, और वो जो बिजनेस है वो चलाया जाना चाहिए कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। या तो उस बिजनेस को कोई एक पार्टनर चलाए या सब मिलकर के चलाए। अब मैं आपको इसको नॉर्मल में समझाता हूं। देखो, आपने आसपास बहुत सारी दुकानें देखी होगी छोटी मोटी, उनको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, क्योंकि उसका ओनर जो होता है ना, केवल एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है। अब एक पर्सन है तो उसके पास कैपिटल भी लिमिटेड है, उसके पास एक्सपीरियंस भी लिमिटेड है, उसके पास नॉलेज भी लिमिटेड है ना, क्योंकि बिजनेस को अगर बड़े लेवल पे ले जाना है, बढ़ाना है, तो उसमें बहुत पैसा चाहिए, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, मशीनरी चाहिए, है ना, बहुत कुछ चाहिए, तब जाके वो बिजनेस बड़ा होगा। अब वो बेचारा एक दुकानदार जो है वो सोच रहा है क्यों ना मेरे बिजनेस को मैं बड़ा किया जाए। तो वो क्या करता है, फिर उसके पास रास्ता होता है पार्टनरशिप का। वो सोचता है क्यों ना मैं मेरे इस बिजनेस में किसी और को पार्टनर बना दूं, या फिर कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो 2-3 जने मिलकर के सोच रहे हैं। अब उससे क्या होगा कि जैसे अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 20 लाख रुपए चाहिए और वहां पर 4 पार्टनर हैं, तो 5-5 लाख रुपए डाल देंगे। अब किसी को मार्केटिंग का नॉलेज है, किसी को इंजीनियरिंग का नॉलेज है, किसी को एडवर्टाइजिंग का नॉलेज है, किसी को, है ना, हर किसी का अपना अपना ह्यूमन रिसोर्स का नॉलेज है, हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना नॉलेज है, हर किसी की अपनी अपनी फील्ड है, और सब थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। तो यहां पर पैसा भी बहुत आ गया जितना चाहिए, और इतना सारा नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है उनके पास में। अब ये मिलकर के उस बिजनेस को करते हैं। तो इसलिए बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन। अब उनके बीच में जो 4 लोग मैंने बताया, उनके बीच में रिलेशन कैसा हो गया? वो रिलेशन जो है वो पार्टनरशिप का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि वो क्या करेंगे, मिलकर के एग्री हुए हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को आपस में बांटने के लिए। ठीक है, तो ये है पार्टनरशिप। ठीक, अब वो जो बिजनेस है वो कौन चलाएगा? वो चारों के चारों ऑपरेट करेंगे?
या कोई एक कर सकता है, तो भैया चारों के चारों ऑपरेट कर सकते हैं, चारों के चारों जो है एक्टिव पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं मिलकर के, या फिर उनमें से कोई एक सबकी ओर से उस बिजनेस को चला सकता है। एक जना ओनर हो गया जो उन सबकी ओर से चला रहा है, बाकी सब एम्प्लॉय रख दिए उसने। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो सिर्फ केवल बिजनेस में पैसा लगाते हैं, है ना, कैपिटल लगा देते हैं, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते हैं, तो ऐसे पार्टनर भी होते हैं। तो वो केवल प्रॉफिट में हिस्सा लेते हैं, तो उस हिसाब से उनके बीच में जो है कैसे प्रॉफिट को बांटना उसकी सहमति हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि जो एक्टिव पार्टनर हैं सारे के सारे हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कोई सारे मिलकर के पार्टनर जो है बिजनेस को चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं पार्टनरशिप को, या उनमें से कोई एक भी कर सकता है। ठीक, यही लिखा हुआ। अ पार्टनरशिप इज द बिजनेस रिलेशनशिप अमंग 2 और मोर पर्सन। अब देखो, कम से कम 2 व्यक्ति होंगे तब भी पार्टनरशिप होगी ना। कोई अपने आप से कैसे पार्टनरशिप करेगा? कोई अपने आप से शादी कर सकता है? वैसे वो तो सोशल मामला हो गया, हम बिजनेस का मामला कर रहे हैं, यही फर्क है। वो भी पार्टनरशिप है लेकिन लाइफ पार्टनरशिप है, ये बिजनेस पार्टनरशिप है। ठीक है, तो दोनों अलग है, बट दोनों ही पार्टनरशिप में सामने वाला कोई पर्सन तो चाहिए, तो कम से कम 2 पर्सन की जरूरत होती है यहाँ पर। तो 2 पर्सन जो है वो उनके बीच का एक रिलेशनशिप होता है जो किसी भी बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को, अगर लॉस होगा तो लॉस को शेयर करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और काम कर रहे हैं, इसी को पार्टनरशिप बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम, 3 चीजें बताई, इसको मैं यहां पर समझाता हूं आपको। देखो, मान लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी, ये मिस्टर सी और ये मिस्टर डी। अब ये 4 पार्टनर हैं। ठीक है, अब ये चारों पार्टनर मिलकर के क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर ली। इन्होंने अपने बीच में एक एग्रीमेंट कर लिया, अपने बीच में क्या कर दिया? एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट को क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप। तो इन्होंने पार्टनरशिप कर ली, किस चीज की? कि इस बिजनेस को वो मिलकर के ऑपरेट करेंगे। ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस को मिलकर ऑपरेट करेंगे, या इन सबकी ओर से कोई एक भी कर सकता है, और इस बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस को आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इनके बीच जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसको बोलते हैं पार्टनरशिप। और इंडिविजुअली मिस्टर ए को क्या बोला जाएगा? पार्टनर। मिस्टर बी को क्या बोला जाएगा? पार्टनर। मिस्टर सी को क्या बोला जाएगा? पार्टनर। मिस्टर डी को क्या बोला जाएगा? पार्टनर। तो ये इंडिविजुअली पार्टनर हैं, और अगर इन सब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। इनको सबको कनेक्ट कर दिया जाए तो वो पार्टनरशिप, वो जो एग्रीमेंट है वो पार्टनरशिप हो गई। और ये जो बिजनेस है इसको बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म। क्या बोला जाता है? पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। आ गया समझ में? ओके जी, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब यहां पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर कैसा है? तो पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब मैं बताता हूं ये भी क्या है। देखो, जो ये पार्टनर हैं, ठीक है, और ये फर्म है। अब 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पार्टनर और ये हो गई पार्टनरशिप फर्म, और ये सब कौन हो गए? पार्टनर्स। अब इनके बीच का जो रिलेशन है वो कैसा है? किसके बीच में? पार्टनर्स और फर्म के बीच में। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं। एक तो बताता हूं मैं आपको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, और या फिर लायबिलिटी बेसिस बोल सकते हैं, लायबिलिटी, है ना। और एक बता देता हूं मैं आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो जो पार्टनर्स और उनकी फर्म के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है? ये देखो, सॉरी, यहां पे ये देखो, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इज ए नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। तो कैसा है? नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर और फर्म सब एक ही है, ये अलग है ही नहीं, इनको अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इस बिजनेस के ऑनर हैं और ये एक है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब मैं लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, इसी चीज को एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो फर्म है
ये अपने नाम से बिजनेस करती है और ये सब इसके ओनर है, ठीक है। इस फर्म ने मान लेते हैं किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बाहरी आउटसाइडर से कोई लोन ले लिया 10-15 लाख रुपए का, और फर्म उस लोन को पे नहीं कर पा रही है और फर्म जो है वो बिल्कुल घाटे में, लॉस में चली गई है और अब फर्म उसको लोन को पे कर भी नहीं पाएगी। तो इन पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट से इस लोन को पे करना पड़ेगा। यानी कि जो पार्टनर होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनको अपने घर से पैसा ला करके जो फर्म है उसके लोन्स या लायबिलिटी को पे करना पड़ेगा। अगर फर्म उन लोन या लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रही है तो ये क्या हो गया, नॉट सेपरेट। ये दोनों सेपरेट है नहीं, एक हो गए ना, लोन इसने लिया पे इसको करना पड़ेगा, अगर ये नहीं कर पाई तो एक हो गए। बट अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बोथ आर सेपरेट एंटिटी, दोनों अलग हैं। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फर्म अलग है और ये पार्टनर अलग है पर्सनली। अब पार्टनर जो इसमें पैसा लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। जैसे 5-5 लाख रुपए सबने लगाए तो ये 20 लाख रुपए जो है ये क्या हो गई, इस फर्म की कैपिटल हो गई। और कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की लायबिलिटी होती है। तो ये दोनों एक कहां हो गए, अलग हो गए। तब भी तो फर्म उस कैपिटल को लायबिलिटी में दिखा रही है कि कभी ना कभी वापस देने पड़ेंगे। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट, बोथ आर सेपरेट। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू बोले तब ये लगेगा, और जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तब ये लगेगा, दोनों को सेपरेट एंटिटी मानना है। तभी हम इस पार्टनरशिप की आगे अकाउंटिंग जब करेंगे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक जी, ओके। तो ये था, ये पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या फीचर्स हैं, क्या पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट है 2 और मोर पर्सन। जो पार्टनर्स हैं वो कम से कम 2 होने चाहिए, तभी पार्टनरशिप हो सकती है, तभी एग्रीमेंट हो सकता है। मैंने बोला ना, कोई अपने आप से शादी नहीं कर सकता, वो भी पार्टनरशिप है, बट वो सोशल पार्टनरशिप है। यहां हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात चल रही है। तो 2 पर्सन होने चाहिए। ज्यादा कितने होंगे, तो मिनिमम तो आपको नंबर पता चल गया। मिनिमम पार्टनर कितने, मिनिमम है 2, मैक्सिमम कितने वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम, यहां देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। तो मैक्सिमम में क्या था, जब पार्टनरशिप एक्ट 1930 में 2 में तो नहीं लिखा हुआ, बट कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हुआ है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नहीं लिखा हुआ है। तो पार्टनरशिप वाले कानून में नहीं लिखा हुआ कि मिनिमम कितने, मिनिमम तो 2 है, मैक्सिमम कितने नहीं लिखा हुआ। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 जो आया उसमें लिखा हुआ है, उसके सेक्शन नंबर 464 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि कितने पार्टनर्स हो सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 464 के अंदर लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है पार्टनरशिप के अंदर वो 100 हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितना हो गया, 100। तो हमने मान लिया भाई मिनिमम 2, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 100। लेकिन बाद में क्या हुआ, कंपनीज एक्ट 2013 आया, उसके सेक्शन नंबर 464 ने 100 बोल दिया। लेकिन उसके बाद जो कंपनीज एक्ट था उसके लिए कुछ रूल्स आए, ताकि उस कंपनीज के जो एक्ट के जो सेक्शन है उसमें कहीं अगर चेंज करना हो तो उनको बोला गया कंपनीज रूल्स 2014। ये देखो रूल नंबर 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014। 2013 में एक्ट आया, 2014 में उसके रूल्स आए। रूल नंबर 10 बोला गया उसको कंपनीज रूल्स 2014। इसके अंदर बोला गया कि ज्यादा से ज्यादा पार्टनर जो हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं, और इस हिसाब से उसने सेक्शन नंबर 464 को ओवर रूल्ड कर दिया। तो अब जो है कितने पार्टनर होंगे, ज्यादा से ज्यादा 50। तो कम से कम 2 पार्टनर, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर। डिटेल में पूछे तो ये पूरा लिख सकते हो। अगर शॉर्ट में एक नंबर से इतना ही पूछे मैक्सिमम कितने, मिनिमम कितने, तो मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। सर मिनिमम अगर 1 हो गया तो वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी, 50 से ज्यादा हो गए तो भी इलीगल हो जाएगी। ओके, ठीक। अब कौन पार्टनर बन सकता है, तो इसके लिए वो पर्सन, देखो पार्टनरशिप में एग्रीमेंट की जरूरत होती है। एग्रीमेंट का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, और जिस पर्सन में कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी है, योग्यता है, वही पार्टनर बन सकता है, वही पर्सन पार्टनर बन सकता है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें यह बताता है कि कौन सा पर्सन जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, और कौन सा नहीं कर सकता है। तो हम यहां पर बता देते हैं भाई कौन सा नहीं कर सकता। तो ये पार्टनर जो है कौन, माइनर यानी कि 18 साल से कम उम्र का, अनसाउंड माइंड का पर्सन यानी कि जो पागल व्यक्ति होते हैं, और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड माइंड
या फिर कानून ने किसी पर्सन को डिस्क्वालीफाइड कर दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये 3 पर्सन जो है किसी भी के दो अन्य पर्सन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। और अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो पार्टनर भी नहीं बन सकते, क्योंकि पार्टनर बनने के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने की एलिजिबिलिटी, योग्यता होनी जरूरी होती है। आगे समझ में? ठीक। हाँ, माइनर के कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक, अब आता है नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट। देखो, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। ये एग्रीमेंट जो है वो 2 तरीके का होगा, यानी कि उनके बीच में भाई कौन कितना कैपिटल लगाएगा, और जब प्रॉफिट होगा तो किसको कितना मिलेगा, कौन एक्टिव रहेगा, कौन इनएक्टिव रहेगा, है ना। तो वो सब के लिए एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट 2 तरीके के हो सकते हैं पार्टनरशिप के अनुसार, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार। एक हो सकता है रिटन, बेस्ट है, और एक ओरल। अगर रिटन एग्रीमेंट होता है, कौन सा एग्रीमेंट होता है? रिटन, तो उसको हम बोल देते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। और जो पार्टनरशिप डीड है, इसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जा सकता है, प्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए आगे जाके कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं फ्यूचर के अंदर पार्टनर्स के बीच में, तो ये जो एग्रीमेंट बना हुआ है, इसको ले जाके कोर्ट में एविडेंस के तौर पे आप प्रस्तुत कर देंगे, लिखा हुआ है पूरा पेपर पर, स्टाम्प पर, और बोल देंगे भाई साहब ये है, तो कोर्ट उस बेसिस पे डिसीजन दे देगा कौन गलत है कौन सही है। लेकिन अगर आपने ओरल एग्रीमेंट कर दिया है तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। फिर अगर आप लड़ाई झगड़े करेंगे भी, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे भी, तो कोई आपके पास एविडेंस नहीं है। तो इसलिए एग्रीमेंट जो है वो रिटर्न में होना चाहिए, तभी पार्टनरशिप डीड बोलेंगे, और वो एक तरह का एविडेंस होगा आपके फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को हटाने के लिए। हाँ, ओरल में एग्रीमेंट कर सकते हैं, इलीगल नहीं है, लेकिन उसको एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। ओके, फिर वहां पर जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 के रूल्स अप्लाई हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो वो मैं बताऊंगा आगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है लॉफुल बिजनेस। जो बिजनेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, यानी कि इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल बिजनेस है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इलीगल बिजनेस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए 2 चोर जो है मिलकर के पार्टनरशिप कर रहे हैं कि हम आस पड़ोस की मकानों में हाथ साफ करेंगे और आपस में जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट देंगे, तो ये भी बिजनेस है, लेकिन ये इलीगल है। तो कानून ने जिस भी बिजनेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया है, तो वो आप बिजनेस पार्टनरशिप में नहीं कर सकते, और वो लॉफुल बिजनेस नहीं होता। या फिर जैसे मिनिमम नंबर 2 पार्टनर होने चाहिए, कोई अकेला पार्टनरशिप कर रहा है, मैक्सिमम 50 होने चाहिए। तो जो भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इंडियन जो लॉ है उसके हिसाब से जो बिजनेस लॉफुल नहीं है उसको उस बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट को शेयर करें। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट को शेयर नहीं करते हैं तो फिर वो बिजनेस इलीगल हो जाएगा। हाँ, अगर माइनर पार्टनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम उम्र का अगर पार्टनर बना दिया है, कुछ एक्सेप्शन मामलों में बन सकता है, वैसे तो नहीं बन सकता क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की जो है क्षमता नहीं होती है। लेकिन अगर माइनर को पार्टनर बनाओगे तो केवल प्रॉफिट के लिए बनाओगे, लॉस के लिए नहीं बनाओगे। बाकी अगर प्रॉफिट या लॉस होता है तो सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं ले रहा है तो फिर वो पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी है। नेक्स्ट आता है फिर हमारा राइट्स ऑफ पार्टनर। भाई पार्टनर्स जो है उसके क्या राइट्स हैं, अधिकार क्या है उसके, कोई अगर पार्टनर बनता है किसी फर्म के अंदर। तो फर्स्ट है पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर बिजनेस का एक मैनेजमेंट होता है ना, तो वो मैनेजमेंट के अंदर पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकता है, हिस्सा ले सकता है। कंसल्टेट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उन सब के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, और वो जानकारी ले भी सकता है, कंसल्ट भी कर सकता है। इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हैव अ कॉपी ऑफ इट। मतलब जो पार्टनर हैं वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके पार्टनरशिप डीड वगैरह को चेक कर सकता है और उनकी कॉपी भी ले सकता है, ये उसको राइट है। शेयर प्रॉफिट ऑफ लॉसेज विद द अदर्स इन द एग्रीड रेशियो। जो भी एग्रीड रेशियो है उस रेशियो में उसको प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा लेने का राइट है। इफ अ पार्टनर हैज एडवांस लोन, अगर पार्टनर ने एडवांस लोन दिया है फर्म को तो फिर फर्म उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट देगी, या पहले से अगर इंटरेस्ट रेट डिसाइड है तो उस इंटरेस्ट रेट से उसको लोन इंटरेस्ट देना पड़ेगा किसको? पार्टनर को, अगर पार्टनर से फर्म ने लोन लिया है तो। और या फिर पार्टनर जो है वो फर्म से लोन ले सकता है या नहीं, इसके ऊपर भी यहाँ पर उसके पास राइट होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप डीड के ऊपर। इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है, पार्टनर हैव द राइट इन एक्ट टू अकॉर्डिंग टू हिज द बेस्ट जजमेंट। ये क्या है मैं बताता हूँ। ये कह रहा है अगर कोई इमरजेंसी हो गई और पार्टनर को अपनी पर्सनल पैसा खर्च करना पड़ गया तो वो जितना भी खर्चा हुआ है वो उस फर्म से वापस ले सकता है, उसका राइट है। नेक्स्ट है
अ पार्टनर हैज द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अगर पार्टनर चाहे तो उसके पास राइट होता है कि वो नए पार्टनर को एडमिट न करे, मना कर सकता है भी नया पार्टनर नहीं आना चाहिए। या फिर उसके पास ये भी राइट होता है कि वो प्रॉपर नोटिस देके रिटायर भी हो सकता है कि भाई हमारी उम्र हो गई, अब हमसे नहीं होता काम, हम नोटिस देके वो रिटायर हो सकता है, ऐसा उसके पास राइट होता है। तो ये हो गए राइट्स ऑफ पार्टनर्स। यस, नेक्स्ट आता है हमारा पार्टनरशिप डीड। मैंने अभी जैसे आपको बताया एग्रीमेंट जो होते हैं पार्टनर्स के बीच में, वो एग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं, एक रिटन एक ओरल। जो रिटन एग्रीमेंट होते हैं उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं और उसको एविडेंस के हिसाब से कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किया जा सकता है सबूत के तौर पर, ठीक है। इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइन बाय ऑल द पार्टनर्स हैज क्लोजेज ऑन द फॉलोइंग। देखो जो पार्टनरशिप डीड होती है ना वो रिटर्न में होती है, ये तो समझ में आ गया। और क्या होती है, एक एग्रीमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें जितनी भी बातें लिखी होती है उसके एंड में सारे पार्टनर के साइन होते हैं और सभी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप डीड के अंदर, उस एग्रीमेंट के अंदर, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई बातों को फॉलो करने के लिए दायी होते हैं, लाइबल होते हैं। उनकी लाइबिलिटी होती है कि उसको फॉलो करें, उनके वो अप्लाई होता है। अब पार्टनरशिप डीड में वो सब लिखा होता है जो उस फर्म के अंदर होना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स के बारे में सारी जानकारी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म के बारे में सारी जानकारी, पार्टनर्स का नाम, एड्रेस, उसके आईडी प्रूफ, फर्म का नाम, उसका ऑफिस कहाँ होगा, उसका एड्रेस कहाँ होगा, उसका फैक्ट्री कहाँ है वगैरह, और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का प्लेस कहाँ है, नेचर क्या है बिजनेस का, कौन सी सर्विस करोगे, गुड्स करोगे, उस इंडस्ट्री कौन सी होगी वो डिसाइड होगा। पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई है ये लिखा हुआ होगा, कैपिटल कौन कितनी लगाएगा अगर पार्टनर्स है ज़्यादा तो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा पार्टनर को उनकी कैपिटल के ऊपर, और अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो उससे इंटरेस्ट कितना लिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होगा, मतलब सारी चीज़ें पहले से लिखी होती है। रेमुनेशन क्या होगा, रेमुनेशन मतलब पार्टनर को बोनस, सैलरी या कमीशन जो देना है वो कितना देना है, या देना है अभी नहीं देना है। पार्टनरशिप की अगर गुडविल हुई है ना, जो इंटेंजिबल एसेट होती है ना, जो उसकी ख्याति या प्रसिद्धि होती है वो है, तो वो कितनी है, अगर उसका वैल्यूएशन करना है तो कौन से मेथड से करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे करना है, सेटलमेंट कैसे करना है अगर कोई छोड़ के चला जाए पार्टनरशिप फर्म को, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, जनवरी टू दिसंबर होगा या फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होगा, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर की, ड्यूरेशन क्या होगा, पार्टनरशिप कितने टाइम तक चलानी है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, बैंक अकाउंट ऑपरेशन जो है उस कौन करेगा कौन नहीं करेगा उसकी डिटेल, डेथ ऑफ पार्टनर अगर हो जाता है तो सेटलमेंट कैसे होगा, और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट यानी कि पार्टनर्स के बीच में अगर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं तो क्या वो सीधा कोर्ट में जाएंगे या इस पार्टनरशिप डीड की बात करेंगे, या कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके ऐसे पर्सन को जो एकदम निष्पक्ष हो और वो उसके ऊपर अपना जजमेंट देगा, तो वो कैसे डिस्प्यूट का निपटारा होगा वो भी इसमें लिखा हुआ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ओके जी, आगे आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट एसेंशियल बट, ये कोई जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो, बट डिजायरेबल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। एसेंशियल नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में, उसी को रिटर्न में ही बोलते हैं एग्रीमेंट, उसी को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हो, उसके बिना भी पार्टनरशिप की जा सकती है ओरली, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1930 विल बी अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से काम करना होता है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, ओरल अगर आपने कर ली है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता है कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में, रिटर्न एग्रीमेंट के एब्सेंस में आपके ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो इसमें लिखे हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आज वॉइस की भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी। अगर आप ऐसे ही और लेक्चर्स चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।